Nuclear energy is often seen as a forbidden fortress, but something fundamental just changed. दिसंबर 2025 इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया द शांति एक्ट, यानी सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसने 60 साल पुराने एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 को रिपील कर दिया है। बट व्हाई डज दिस मैटर? बिकॉज ये सिर्फ एक लॉ नहीं, इंडिया का न्यूक्लियर रीसेट है। एक ऐसा रीसेट जो स्टेट मोनोपोली को खत्म करके प्राइवेट सेक्टर के लिए दरवाजे खोल रहा है। टुडे we decode India's journey from being a global outcast to becoming an aspiring atomic power. Understanding India's nuclear doctrine starts with Dr. Homi Bhabha's three-stage nuclear program. इंडिया फ्यूल इंपोर्ट्स पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहता था और न्यूक्लियर एनर्जी एक बहुत वायबल ऑप्शन हो सकती थी, लेकिन इंडिया के पास इसमें यूज होने वाला फ्यूल यूरेनियम, इसके रिजर्व्स बहुत कम थे। पर एक दूसरा न्यूक्लियर फ्यूल थोरियम, इसके रिजर्व्स दुनिया में सबसे ज्यादा थे। इसीलिए डॉक्टर भाभा ने एक 3-स्टेज प्लान डिजाइन किया। स्टेज 1 में प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स बनाए गए जो इंपोर्टेड नेचुरल यूरेनियम यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे एंड साथ में प्लूटोनियम भी। स्टेज 2 में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स बनाए जाएंगे जो उस प्लूटोनियम का यूज करेंगे जो स्टेज 1 से मिला और ब्रीड करेंगे और ज्यादा फ्यूल एंड यूरेनियम 233 बनाएंगे। स्टेज 3 में थोरियम बेस्ड एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स बनाए जाएंगे जो हमें एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाएंगे। लेकिन इस रास्ते में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था एनपीटी, यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। वेस्टर्न पावर्स ने ये रूल बनाया कि सिर्फ वो ही न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हैं। इंडिया कॉल्ड इट अ न्यूक्लियर अपार्थीड और इसमें साइन करने से मना कर दिया। जब हमने 1974 और 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट्स किए तो हम पर सैंक्शंस लगा दिए गए और तो और न्यूक्लियर फ्यूल मिलना भी मुश्किल हो गया। द आइस ब्रोक इन 2008 विद द इंडो-यूएस सिविल न्यूक्लियर डील। इंडिया को स्पेशल वेवर मिला, ट्रेड शुरू हुआ, पर एक लीगल डेडलॉक बाकी था, द सिविल लायबिलिटी एक्ट ऑफ 2010। इमेजिन करिए, अगर किसी न्यूक्लियर प्लांट में एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी लायबिलिटी किसकी होगी? पुराने कानून में सप्लायर लायबिलिटी का एक क्लॉज था। इसी डर से कोई भी बड़ी ग्लोबल कंपनी इंडिया आने को तैयार नहीं थी और न्यूक्लियर एक्सपेंशन बिकेम अ पॉलिसी होस्टेज। सरकारी कंपनी एनपीसीआईएल के पास ना इतना पैसा था ना इतनी रफ्तार कि हम 100 गीगावाट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047 का टारगेट पूरा कर सके। दिस ब्रिंग्स अस टू द शांति एक्ट 2026। ये लॉ 3 बड़े बॉटलनेक्स को सॉल्व करता है। पहला, प्राइवेट पार्टिसिपेशन। फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइवेट इंडियन कंपनीज एंड जॉइंट वेंचर्स न्यूक्लियर प्लांट्स को बिल्ड, ओन एंड ऑपरेट कर सकते हैं। हालांकि यूरेनियम एनरिचमेंट जैसी स्ट्रेटेजिक चीजें अभी भी सरकार के पास है, पर एग्जीक्यूशन अब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। दूसरा, लायबिलिटी रीसेट। ये सप्लायर लायबिलिटी हटाकर एक ग्रेडेड लायबिलिटी स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करता है। छोटे रिएक्टर्स के लिए लायबिलिटी कम है और बड़े प्लांट्स के लिए लायबिलिटी ज्यादा है। ये सप्लायर्स को इनकरेज करेगा इंडिया में आकर न्यूक्लियर प्लांट सेटअप करने के लिए। तीसरा, रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस। द AERB यानी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड अब सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, उसे स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल चुका है, मतलब वो पार्लियामेंट को डायरेक्टली अकाउंटेबल है। इंडिपेंडेंस बिल्ड्स सेफ्टी एंड सेफ्टी बिल्ड्स पब्लिक ट्रस्ट। इंडिया का टारगेट है 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047। सोलर एंड विंड एनर्जी इंटरमिटेंट सोर्सेज हैं और हमें एक क्लीन बेस लोड चाहिए जो AI डेटा सेंटर्स और हेवी इंडस्ट्रीज को 24/7 पावर दे सके। द शांति एक्ट इज इंडियाज मूव अवे फ्रॉम साइलोस एंड वर्क इन सिनर्जी। इंडिया अब टेक्नोलॉजी सीकर नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी का हब बनना चाहता है। Atoms are no longer just about deterrence. They are now the backbone of India's clean energy program.